बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे चलते हैं, अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है नाट्य शास्त्र से संबंधित है, यानी कि छत्तीसगढ़ भारत में जो लोक नृत्य चल रहे हैं या लोक नाट्य चल रहे हैं उससे संबंधित है। लोक नृत्य और लोक नाट्य में अंतर होता है, यहाँ पर समझिएगा। तो हम आज देखने वाले हैं लोक नाट्य। लोक नाट्य के जो प्रणेता है वह है सीधे सीधे भरत मुनि। भारत में लोक नाट्य का जो उद्गम किए थे, लोक नाट्य शास्त्र यानी कि नाट्य शास्त्र की रचना जो किए थे वो भरत मुनि के द्वारा हुआ था। यहाँ पे भरत मुनि का स्मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य। और लोक नाट्य भारत के लेवल में भी होता है और अपने राज्य के लेवल में भी होता है। तो यहाँ पर भरत मुनि का स्मरण बहुत जरूरी है। यह है लोक नाट्य, उनकी लिखी गई पुस्तक है जिसमें भरत मुनि उसके प्रणेता है। देख लीजिए। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य क्या होता है आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा, इस राज्य के हिसाब से समझना होगा। लोक नाट्य में देखिए गायन भी होता है और नृत्य भी होता है, अभिनय भी होता है और एक संवाद होता है। मतलब आप वहां पर अगर लोक गीत में देख रहे हैं तो सिर्फ गायन गीत हो रहा है, सिर्फ गीत की बात की जाए लोकगीत में तो सिर्फ गीत होता है, और लोक नृत्य की बात की जाए तो सिर्फ नृत्य होता है, ज्यादा गाना गाएंगे। लेकिन लोक नाट्य में क्या होता है, आपका गायन भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, साथ साथ अभिनय भी हो रहा है। बीच में अभिनय होगा, एक समय के बाद उसी को नृत्य में प्रस्तुत किया जाएगा। और हर लोक नाट्य का उद्देश्य क्या होता है, समाज में जन जागृति लाना, पीछे जो उनकी कुरीतियां चल रही हैं उससे लोगों को उबारना। कुछ लोग जो नहीं जानते हैं या फिर बीमारी से संबंधित जो सीजन चल रहा है उसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं या फिर अंधविश्वास में लगे रहते हैं, उनसे उनको उबारना, मतलब अंधभक्ति से बाहर निकालना। बहुत सारी चीजें हैं जो लोक नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए लोक नाट्य लाया क्यों, लोक नाट्य आया क्यों, क्योंकि अभी की बात नहीं है, ये प्राचीन काल की बात है, कम से कम 19वीं सदी दशक की ये सब बातें हैं। लोक नाट्य आया ही क्यों, लोक नाट्य लाने की जरूरत क्या थी, यहाँ पे हम लोक नाट्य को जानना चाहेंगे। तो आज का हम परिदृश्य देख रहे हैं, फिल्म दिख रहा है सबको, फिल्म सिनेमा हॉल जान रहे हो सब कोई कि किसी को मनोरंजन करना होता है तो कहाँ चला जाता है वह व्यक्ति, सिनेमा हॉल चला जाता है, थिएटर चला जाता है, या फिर घूमने के लिए कोई ऐसी जगह जो मतलब बनाया गया है पर्यटन के हिसाब से वहां चला जाता है। तो ज्यादा लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, सिनेमा का सहारा लेते हैं, यूट्यूब में कुछ पिक्चर देखने का सहारा लेते हैं, या फिर कुछ कहीं आयोजन होता रहता है तो वहां चले जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में मनोरंजन का क्या साधन था, मनोरंजन का साधन लोक नाट्य था। लोक नाट्य के माध्यम से ही मनोरंजन किया जाता था। जब सैनिक अपने युद्ध से आते थे और थक जाते थे तो चूंकि एक ही काम एक ही पर्पस में रहते थे हमेशा, मन को वहां पर जरा भी मनोरंजन नहीं मिलता था, तो एक समय उनके द्वारा आयोजन किया जाता था कि चलिए आज हम लोग कोई मनोरंजन का साधन करते हैं। तो लोक नाट्य को वहां पर किया जाता था, जिसमें गीत गाया जाता है, जिसमें नृत्य भी किया जाता है और बीच बीच में अभिनय किया जाता है। उसमें आपको हंसाया जाता है, उसमें आपको रुलाया भी जाता है, उसमें आपके मन के भावों को बताया भी जाता है, और बहुत ही उछल कूद या फिर कई प्रकार के आखेट प्रहसन सब कुछ शामिल होता है। तो ये हो जाता है लोक नाट्य। इस तरह से लोक नाट्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीजों का आपको समावेश दिखने वाला है। तो चलिए ये छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य की मैंने कुछ रूपरेखा रखी है यहाँ पर। पहले मैं आपको बता दूं कि लोक नाट्य में क्या क्या आता है, लोक नाट्य में किन किन चीजों का समावेश होता है। चलिए देखिए, क्योंकि आप इसको लोक नृत्य में भी देख रहे हो, लोकगीत में भी देख रहे हो, और आपको लोक नाट्य में ज्यादा समझना होगा, क्योंकि इसमें गीत भी शामिल है, इसमें नृत्य भी शामिल है, और इसमें आपका जो मनोरंजन का समस्त साधन आपको इसमें मिलेगा। क्योंकि प्राचीन काल में मनोरंजन का साधन यही हुआ करता था, जो आज तक चला आ रहा है। तो प्रमुख लोक नाट्य में हम देखेंगे सबसे पहले नाचा। नाचा इसलिए पहले देख रहे हैं क्योंकि नाचा सबसे प्राचीन है। अगर क्वेश्चन आता है कि लोक नाट्य में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो आपका आंसर लेना होगा नाचा, क्योंकि नाचा सबसे प्राचीन होता है। उसके बाद का आपको जरूरत नहीं है कि कौन प्राचीन, उसके बाद सेकंड कौन है, उससे मतलब नहीं रखना है। लेकिन सबसे प्राचीन पूछा जाए लोक नाट्य में तो नाचा को आपको लेना होगा। हम देख रहे थे भद्रानाट। भद्रानाट मैंने भद्रा जनजाति में पढ़ाया है, पुनः देख लेंगे उसके बारे में अच्छे से। फिर है रहस। रहस भी एक लोक नाट्य है, जिसमें राधा कृष्ण के जो होली के समय का है उसके बारे में वर्णन किया गया है। भद्रनाट्य में मैंने पहले बता दिया था कि भद्रा जनजाति के द्वारा जो जन जागृति का काम किया जाता है वह होता है भद्रनाट्य।
और रहस्य में सीधे सीधे राधा कृष्ण के होली के समय का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में। दही कांदो भी लोक नाट्य है, इसमें श्री कृष्ण के जन्माष्टमी से संबंधित हो जाता है। आपका यह क्वेश्चन ये आ चुका है कि दही कांदो का संबंध किससे है। दही कांदो का संबंध सीधे सीधे कृष्ण जन्माष्टमी से है, जिसको इधर जो छत्तीसगढ़ की भाषा में दही कांदो बोला जाता है। मटका रहता है, दही मटका फोड़ प्रतियोगिता होता है, उसी को समझ लेना दही कांदो। फिर आते हैं माओ पाटा। माओ पाटा का भी मैंने एक बार वर्णन किया है नृत्य वाले पोर्शन में। माओ पाटा में चूंकि नृत्य भी किया जा रहा है, गीत भी गाया जा रहा है, पूरा का पूरा जो यहाँ पे मनोरंजन के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं वो भी होते हैं, और यहाँ पर आपका प्रहसन भी किया जाता है। कैसे यहाँ पे जो वन भैंसा है उसका कैसे शिकार किया जाता है, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी उसको वश में कर लेते हैं, ये सारे वहां पर नृत्य करके और नाट्य के माध्यम से बताया जाता है। तो ये हो जाता है माओ पाटा लोक नाट्य। फिर आते हैं खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग मुख्यतः गोंड जनजाति में प्रचलित है। गोंड जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, तो सारी जगह यह भी प्रचलित है। इसमें मेघनाथ खम्ब लगाया जाता है, मैंने बताया है इसके बारे में। तो लोक नाट्य वाले सीरियल में आप लोगों को काफी चीजों का अनुभव इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये आपके लोक नाट्य में मुख्यतः आता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नाचा का प्रीव्यू रखा है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन लोक नाट्य में आता है नाचा। नाचा में देख रहे हैं यहाँ पर जो ये जो महिला आपको दिख रही है, ये महिला नहीं है, पुरुष ही महिला का यहाँ पे अभिनय करते हैं, और यहाँ पर लोगों में जन जागृति फैलाने का काम किया जाता है, लोगों को जागरूक करने का काम होता है। यहाँ पर जो सामाजिक कुरीतियां या रूढ़ियां चल रही हैं उसको बताकर और लोगों में कुछ इसके लिए आगे की बढ़ने की राह बताई जाती है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ शासन से जानकार होते हैं, उनके द्वारा भी भेजा जाता है। और जो छत्तीसगढ़ शासन की नए जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें ये अपना पार्टिसिपेट करते हैं, और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनको बोला जाता है कि जाइए आप मौसम की बीमारियों के हिसाब से जनता में जागृति को दीजिए। तो ये अपने हिसाब से फिर अपने लोक नाट्य के माध्यम से जन जागृति का काम करते हैं, और पौराणिक कथाओं पर भी इनका वार रहता है, लोगों का मनोरंजन होता है। लोग रात भर अपना चादर कंबल लेकर आते हैं, जगह छिका लेते हैं कि भाई ये मेरा जगह है, मैं यहाँ पर रात भर रहने वाला हूँ। माताएं बहनें जो दादियां होती हैं, दादाजी होते हैं, सब इन कथाओं को सुनने के लिए बड़े ही चाव से मनोरंजन के हिसाब से बांध कर अपना लगेज लेकर आते हैं, और अपना बढ़िया सोते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि इतने अच्छे माध्यम से उनको बताया जाता है। चलिए लोक नाट्य के जो आप हम देख रहे हैं, लोक नाट्य का जो समय चल रहा है, लोक नाट्य छत्तीसगढ़ में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। छत्तीसगढ़ का कहना चाहिए तो हर पार्ट हर पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल आने को हो जाता है। यहाँ पर किसी भी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कल्चर और संस्कृति का पार्ट है, और किसी भी राज्य का कल्चर और संस्कृति उसकी जान होती है, उसका हृदय होता है। तो यहाँ से हृदय स्थल से आने वाले सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी इस पोर्शन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। यहाँ के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने ही होंगे, और यहाँ से आपको मैं इस तरह से आपको याद करवाऊंगी कि आपके स्मरण पटल पे हमेशा ये याद रहेगा। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर नाचा मैंने बताया था कि नाचा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला लोक नाट्य है, या सबसे पुराना लोक नाट्य। जो सबसे पहला होगा वो सबसे पुराना भी होगा, ओल्डेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लेना है कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे अगर नहीं आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन लोक नाट्य किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर लेना होगा नाचा। नाचा के बारे में चलिए देखते हैं कि नाचा में प्रमुखता से क्या क्या यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, क्या बातें की गई हैं जो इतना प्रचलन में है, यह जो प्राचीन काल से आज तक प्रचलन में है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल के प्रचलन से इनकी थोड़ी सी छवि कम हो गई है, लेकिन फिर भी यह पूरे ही समाज में उतना ही समझा जाता है, देखा जाता है, और बहुत ही इनके हृदय स्थल पर इसका राजपाट चलता है। तो चलिए देखते हैं नाचा का प्रारंभ आखिर हुआ कहाँ से था। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाचा यहाँ से शुरुआत तो नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आया था, जो इतना ही ये इसकी छवि इतनी मतलब जम गई यहाँ के लोगों को कि इन्होंने अपने आप के कल्चर में इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, मराठा शासन जो है, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या थे, वहां पर मराठा प्रशासन चलता था। मराठा प्रशासन में वहां के सैनिक और पूरा सैन्य प्रशासन वहां पर होता था, छावनियां होती थी। तो वहां पर रोज ये उनका जो पहाड़ी क्षेत्र है, चूंकि मराठा अपने गोरिल्ला पद्धति से जाने जाते हैं, गोरिल्ला युद्ध पद्धति उनकी सबसे प्रमुख युद्ध पद्धति है। वो ऐसे किसी दुश्मन को अब ऐसे गोरिल्ला पद्धति से मार देते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता है, और वो
इनके हाथ में आ जाता है। एक चूहा, पहाड़ी चूहा कहा जाता है मराठाओं को, पढ़ा होगा आपने, मराठाओं को जो है पहाड़ी चूहा कहा जाता है। जैसे चूहा अपने बिल से निकल कर फिर निकल जाता है, उसको सारे रास्ते पता होते हैं पहाड़ों के, वैसे ही महाराष्ट्र की जितने सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, मराठा उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो ये मराठा देख रहे हो छत्तीसगढ़ में इनका भी शासन रहा है बिंबाजी भोसले के साथ साथ। आप देख रहे हो सीरियल चल रहा है मराठा शासन का, छत्तीसगढ़ में भी इनका पूरा पूरा प्रशासन रहा है। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का मराठा है, वहां पे जो सैनिक हुआ करते थे, जो अपने युद्ध कला में बहुत ही निपुण हुआ करते थे, जब वो युद्ध करने के बाद उन्होंने मुगलों से भी आक्रमण किया है, मुगलों से भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। ऐसे समय के बाद जब वो थक जाते थे, तो थकने के बाद उनके मूड को रिफ्रेश करने के लिए, मनोरंजन के लिए क्या किया जाता था, नाचा का आयोजन किया जाता था। उनकी भाषा में इसको तमाशा बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसी का नाम क्या है, तमाशा। महाराष्ट्र के तमाशा से प्रेरित होकर ही छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नाचा की पद्धति प्रारंभ हुई है, क्योंकि वहां का प्रशासन हमारे छत्तीसगढ़ में भी आया है। भोसला प्रशासन यहाँ भी है, मराठा प्रशासन यहाँ भी है, तो कुछ कल्चर संस्कृति यहाँ उठकर आ गई है। देखो जो मराठा काल है उस समय से ये प्रारंभ हुआ है और इसका उद्गम तमाशा से हुआ है। अब देखो नाचा के जनक, अगर नाचा के जनक छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नाचा के जनक कौन हो जाएंगे, कहाँ से शुरुआत हुई नाचा की, तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, इनका नाम याद रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे ऐसे शख्सियत को जो परीक्षा में हमेशा आ रहे हैं। आपका ये जो पूरा लाइन है, पूरे लाइन में क्वेश्चन है, मैं क्या क्या को ऐड करूं और क्या क्या को ना ऐड करूं। हर लाइन में आपका सीजीपीएससी व्यापम, सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। जब जब जिस एग्जाम का आयोजन हुआ है, इन सब लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं। ज्यादा ऐड करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुझे बता रहा है कि सारे लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे नाचा के जनक प्रश्न है, नाचा के जनक कौन है, तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने कौन सी नाचा पार्टी से प्रारंभ किया था शुरुआत में, तो रवेली नाचा पार्टी। जो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं, वो रवेली नाचा पार्टी से उद्गम किए हैं। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए छोटी सी टेक्निक बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको आएगा, काफी जो लोक नाट्यकार है उनका एक तरफ क्वेश्चन रहेगा, दूसरी तरफ मैचिंग रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। हम आगे देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे ऐसे जो लोकनाट्य उनके प्रणेता आपको देखने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनके नाम को याद करवा रही हूँ। यहाँ पे देखिए दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं, मंदरा जी हैं यहाँ पर, और किसके हैं ये, नाचा के जनक हैं, और रवेली नाचा पार्टी का इन्होंने आविष्कार किया है। प्रारंभकर्ता या जनक बोला जाए तो कौन होंगे, नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी होंगे, और रवेली नाचा पार्टी का जो आविष्कारक है ये भी हो जाएंगे दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हो जाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा हो जाएगा। और इसका जो जिसको प्रारंभ किया है रवेली नाचा पार्टी, ये 1927 और 28 के वर्ष में किया गया है। काफी ओल्डेस्ट है, काफी पुराना है। ये 1927-28 में ये प्रचलन में प्रारंभ किए थे। तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को याद करना है हमको रवेली नाचा पार्टी से। नाचा तो लगा ही है, तो रवेली नाचा पार्टी से। रवेली को दावेली कर लो, याद करने के लिए है। दाबेली जानते हो, खाद्य पदार्थ, दाबेली सुने होंगे। तो दाबेली को याद कर लो। दाबेली को खाने के बाद क्या होते हो, आप मंदरा जाते हो, आपको मदार के पत्ते की जैसे नशा हो जाता है। तो ये दाबेली खा के आप मंदरा गए, ऐसे करके याद कर लो। मदार पत्ते की तरह जैसे नशा हो जाता है खाने के बाद, आप दाबेली खाकर मंदरा गए। इस तरह से इसको कनेक्ट करके याद कर लेना, आपको कुछ यहाँ पे क्लिक हो जाएगा यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ पर पूछा जाए रवेली नाचा पार्टी तो आप कैसे लोगे दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, तो आपको इसको याद करना। या फिर दुलार से भी याद कर लो, दाबेली से आपको बहुत दुलार है, दुलार से भी याद हो जाएगा। आपको दाबेली खाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो दाबेली से आपको दुलार है, ऐसा भी करके याद कर लो। अब यहाँ पे देखो नाचा का नाम, नाचा का नाम अगर नाचा के नाम से नहीं पूछा जाता है, कुछ अन्य नामों से इसका प्रश्न आता है, तो आप कैसे कैसे इसका आंसर ले सकते हो, आपको यहाँ पर याद करना होगा। पेखन, नाचा का अन्य नाम देखा जाए तो पेखन, ये बहुत पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, पेखन बोला जाता था इसको। पेखन का नाम है प्रेषण, प्रेषण या अवलोकन करना।
जो यहाँ पे नाचा दिखाया जा रहा है वो प्रेषित ही तो किया जा रहा है लोगों के लिए, अवलोकन करने का ही साधन है यहाँ पर। तो ये पेखन से आपको प्रेषण के शब्दों से याद कर लेना है, जिसका सबसे प्राचीन नाम पहले पेखन था। अब उसके बाद इसको छैला पार्टी या छैला नाचा पार्टी भी बोला जाता है। नचौरी, क्योंकि इसमें नाच गाने का ज्यादा प्रधानता है, गाना भी है, नाचना भी है, अभिनय भी है, तो नचौरी से इसको याद कर लेंगे। इसी का नाम है जो आपको कई तरह के नाम मिलेंगे, बाकी जो आगे आएंगे जो भी लोकनाट्य उसका सिंगल सिंगल नाम होगा, इसी के कई नाम है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राचीन समय से कई नाम बन जाते हैं। इसमें झोरिया, झोरिया इसको खासकर कहाँ बोला जाता है, बस्तर संभाग में बोला जाता है, खासकर वहीं पर इसका नाम झोरिया है। बाकी तरफ तो इसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस मिल जाएगा नाम में, लेकिन झोरिया का नाम सिर्फ आपको बस्तर में ही मिलने वाला है। तो इसका प्राचीन नाम पेखन है, जो इसका शुरुआती नाम था पेखन से बोला गया, पेखन अर्थात प्रेषण। और उसके बाद छैला नाचा पार्टी भी बोला गया है, नचौरी भी बोला गया है, और झोरिया इसको बस्तर संभाग में बोला गया है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसका नाचा नाम किस लिए पड़ा। नाचा नाम पड़ने का कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो कारण होगा। तो इसमें जो क्या होता है, जो इसमें जो अभिनय करते हैं उसमें महिलाएं अभिनय नहीं करती हैं, जो भी अभिनय स्त्रियां करती हैं, जो नायिकाएं होती हैं, जो अभिनय करती हैं वो नायिकाएं नहीं होती हैं, उनके उनके वेश में क्या रहते हैं, पुरुष रहते हैं। क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है कि इसमें सारे किरदार होंगे पुरुष होंगे। तो जो भी स्त्रियां या महिला कैरेक्टर का उसमें जो अभिनय होता है, जो लोक नृत्य होता है, वो सारे के सारे पुरुष करते हैं। तो जो उन्हीं को नाच्या नाम से बोला जाता था। देखिए पुरुष करते हैं उनको नाच्या नाम बोला जाता था, जो महिलाओं का अभिनय जो पुरुष करते हैं उनको बोला जाता है नाच्या। नाच्या पे क्वेश्चन है, नाच्या किसे कहते हैं, तो नाच्या पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसमें क्या आंसर लोगे। जो लोकनाट्य में जो नाचा लोकनाट्य है उसमें जो महिलाओं का अभिनय करते हैं वह पुरुष ही करते हैं, जिसके कारण उनको नाच्या बोला गया, और इन्हीं नाच्या के नाम से इसका नाम नाचा पड़ गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए कलाकार और पात्र कौन होंगे। यहाँ पर जो मंचन हो रहा है वो सिर्फ पुरुषों द्वारा हो रहा है, आंसर में आपको लेना होगा। यह जो लोक मंचन किया जा रहा है नाट्य का, उसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। बहुत सारे तादाद में रहते हैं पुरुष। पूरी रात चलने वाला होता है, ये रात्रिकालीन अभिनय और लोक हास्य प्रहसन सारी चीजें हो रही हैं। मतलब कुछ पार्ट आएंगे फिर कुछ रेस्ट करेंगे, फिर कुछ लोग आएंगे फिर रेस्ट करेंगे, तो ये बहुत लंबा समय तक 12 घंटे तक चलने वाला प्रोग्राम होता है। तो इसमें कई लोग रहते हैं, इसके आर्टिस्ट रहते हैं। अब इसमें मुख्य पात्र याद रखिएगा, इसमें परी और जोक्कड़। इसको स्पेशल रूप से क्वेश्चन आता है कि परी और जोक्कड़ के बारे में किसमें बातें की गई हैं, तो नाचा में की गई है। परी क्या है, परी का जो अभिनय होता है एक साधारण सिंपल और कोमल सी स्त्री का इसमें रहता है, पात्र रहती है। परी एक बहुत ही सुंदर साधारण और कोमल स्त्री रहती है, बिल्कुल साधारण रहती है, उस पात्र में रहती है। और जोक्कड़ क्या होता है, जोक्कड़ रहता है हास्य प्रहसन वाला व्यक्ति होता है। मतलब वो इन दोनों के जो हास्य प्रहसन होते हैं वो लोगों को इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं कि आप वहां पर हंसे बिना रह नहीं सकते हो, आप दिल खोल कर हंसोगे। और हंसना तो एक क्या है, योगा भी है, दिल खोल कर हंसना चाहिए। कभी भी आपको हंसने का कोई क्षण आए तो आप बढ़िया हंसा करो, क्योंकि हंसने से हार्ट की जो समस्या होती है वो ठीक हो जाती है, वो हर समस्या हटती है। तो हंसा करो बीच बीच में। लाफिंग थेरेपी देख रहे हो, बीच बीच में लोग करते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर ये हंसाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लोगों को एक स्वस्थ वातावरण दिया जा रहा है। आप सारी चिंताएं छोड़कर अगर आप एक मनोरंजक स्थल पे हो, किसी फिल्म में भी अगर आप जाते हो, तो अगर आपको हंसने की जगह मिलती है तो आप दिल खोल कर हंसो। यानी कि वहां पर मनोरंजन के लिए आदमी जाता है ना, दुखी होने तो नहीं जाता है। तो मनोरंजन के लिए जाओ और मन अच्छा रखो, इससे क्या होगा कि आप खुश रहोगे इससे। और हार्ट खुश रहा मतलब मस्तिष्क खुश रहा, शरीर खुश रहा। रोने से दूर रहा करो, रोने धोने की पद्धति अच्छी बात नहीं है। रोने से क्या होता है कि एक जो हार्मोन पैदा होता है, रोने वाला हार्मोन, तो आप रोते रहो तो आप बीमार पड़ जाओगे, है ना। रोते रहोगे कई दिन तक तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपको कई प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, मन स्थिति आपकी नीचे चली जाएगी, जमीन के भीतर चली जाएगी। लेकिन आप वहीं पर खुश रहोगे, हंसते रहोगे, तो आपके अंदर एक अलग हार्मोन का उत्तेजना बढ़ता है, आप स्फूर्ति को प्राप्त करते हो, आपके अंदर उमंग रहता है। तो ये हंसने और रोने से बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने आप को कुछ इसी तरह से ढालना चाहिए जहां आप हंसने का एक एक माध्यम जुटा सको। यहाँ पर देखो हंसने के लिए क्या नहीं किया जा रहा है कि लोगों का पूरा वातावरण स्वच्छ रहे, हार्ट उनका अच्छा हो जाए, और स्वस्थ वातावरण में जीना एक बहुत अच्छी बात होती है।
अब देखिए मंच के बारे में देखते हैं कि इनका मंच रहता कैसा है, जहाँ पर पूरे गांव के गांव यहाँ पर इकट्ठा है, रात भर अपना पूरा बोर्डिंग के साथ लगेज के साथ आकर वहाँ पर रुक रहे हैं। माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध बुजुर्ग सब हैं वहाँ पर, मतलब सबके लिए ये बहुत बड़ा समय होता है। तो यहाँ पर उनका मंच कैसा रहता है, बहुत ही, वो ऐसा नहीं रहता है कि जैसे कि बहुत बड़ा मंच कर दिया लोग वहां जाने के लिए भी झिझक रहे हैं, ऐसा नहीं रहता है, बिल्कुल साधारण, जैसे कि आपके सामान है तो बस कुछ एक आध हाथ एक आध बित्ता का ऊंचा बना देंगे ताकि पीछे वाले लोगों को भी दिखे, लेकिन वैसा भी नहीं बनाएंगे कि लोग उससे दूरी बना ले, बिल्कुल अपने जैसा ही मंच बनाएंगे और साधारण रूप से मंच बनाएंगे ताकि उनके बीच के आप महसूस हो, ऐसा बनाएंगे। तो सामान्य मंच रहता है, बिल्कुल साधारण मंच रहता है और विशेष तिथि से इसका संबंध नहीं रहता है। कैसे, जैसे कि कुछ तिथियां होती हैं, जैसे कि आप दही कांदो देख रहे हो, दही कांदो जन्माष्टमी के समय ही आयोजन किया जाएगा, तो ये इसका कोई तिथि से संबंध नहीं रहता है। जब लगता है कि अब मनोरंजन के लिए लोगों ने आयोजन करने का यहाँ पर बुलावा दिया है, तो ये अपने सारे जो पार्टी होते हैं इकट्ठा होकर उनके निवेदन पर आते हैं और यहाँ पर मंचन प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके लिए किसी खास तिथि की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस उनके आयोजन के लिए उनको इनवाइट करना होता है तो वो अपना आयोजन कर देते हैं। अगर किसी ने अपने विवाह प्रोग्राम में इनको बोला है कि हम आपको निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ विवाह प्रोग्राम में आप मंचन कीजिए, तो बाकायदे वो जाएंगे, मंचन करेंगे, लोगों का वहाँ पे मनोरंजन भी करेंगे। और कभी कभी कोई ऐसा उत्सव पड़ जाता है तो भी ये मनोरंजन के लिए आते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रहसन हो रहा है, व्यंग हो रहा है, मतलब रोने का काम तो नहीं ना हो रहा है, बिल्कुल रुला नहीं रहा है, बिल्कुल हंसाने का काम हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा स्वस्थ वातावरण दे रहे हैं। अब देखिए मैंने बताया था ये विवाह के समय बुलाने पर मड़ई, जो मड़ई होता है बस्तर संभाग में, वहां पर और कोई उत्सव हो आदि ऐसे समय में उनको बुलावा दिया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है और उनको कुछ खर्च भी दिया जाता है। उनके इतने किरदार है, उनके पास म्यूजिशियन है, सबके लिए खाना पानी लगेगा ही, तो सारी व्यवस्था की जाती है जिसके बाद ये अपना आयोजन करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों को काफी कंफ्यूज रहता है, एक नाचा और जैसे गम्मत, नाचा और गम्मत को कई जगह देख रही हूँ, कई सोर्स पे देख रही हूँ अलग अलग लिखा गया है, लेकिन नाचा और गम्मत लगभग सेम है। नाचा में क्या हो रहा है, आपका हास्य प्रहसन हो रहा है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उस पर प्रहार किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है और लोगों को मतलब क्या होता है, सुदृढ़ किया जाता है, जानकार बनाया जाता है। और थोड़ा सा गम्मत में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है, जो नाचा और गम्मत का अंतर बता रही हूँ, क्योंकि गम्मत में भी सेम आपको मिलेगा। गम्मत में क्या होता है, पौराणिक कथाओं पे वहां पे जोर दिया जाता है, जैसे कि राम लक्ष्मण का जो समय है, उस समय के जो पौराणिक समाज है, कंस कृष्ण का जो वध का समय है, कृष्ण का जो लीलाएं हैं उसके बारे में है, दुर्योधन वध हो गया, ऐसे करके काफी जो पौराणिक कथाएं होती है उसको गम्मत में प्रस्तुत किया जाता है। और नाचा में जस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंस यही है बस, उसमें पौराणिक कथाएं हैं और इसमें आपको जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो दैनिक जीवन में चल रही हैं, कोई आप अंधविश्वास में हो, उससे आपको यहाँ पर जानकार बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नाचा के स्वरूप या प्रकार। अगर आपका प्रश्न आता है कि नाचा कितने प्रकार के होते हैं तो भी आंसर होगा, या नाचा के स्वरूप लिखिए तो भी यही आंसर होगा। प्रकार और स्वरूप पे चलते हैं। मैंने एक तरफ नाचा का कॉलम दिया है और दूसरी तरफ इनके बारे में क्या खास बातें हैं इसके बारे में कहा है, तो इस अंतर को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इस पे आपका दिमाग अच्छे से जमने वाला है। तो देखिए यहाँ पे खड़े साज नाचा, हम देख रहे हैं खड़े साज नाचा, मतलब नाचा जो शुरुआत हुई थी वो खड़े साज के रूप में हुई थी, मतलब मसाल लेकर हाथ में चलता था काम वहां पर, तो उसको मसलहा भी बोला गया है। इस नाचा को मसलहा नाचा बोला गया है और ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट हो जाती है, सबसे शुरू में थी, सबसे प्राचीन थी, ओल्डेस्ट हो गई। तो सबसे पहला हमारा नाचा था कौन सा, खड़े साज का नाचा था जो हाथ में मसाल लेकर किया जाता था। और उसके बाद देखिए गढ़वा नाचा, गढ़वा नाचा में क्या है, यह विवाह संबंधित आयोजन किया जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में गढ़वा नाचा का यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसके बाद आते हैं बैठे साज का नाचा, तो इसको गम्मत नाचा भी बोला जाता है और सर्वाधिक लोकप्रिय चल रहा है अब ट्रेंड में क्या चल रहा है, बैठे साज का नाचा चल रहा है। इसमें बाबू रेवा नाम का इसमें योगदान है, बाबू रेवा राम का इसमें विशेष योगदान है।
ठीक है, अब देखिए अगला देवार नाचा। देवार नाचा भी यहाँ पर आपको जानना होगा कि देवार नाचा क्या है। इसमें देवार महिलाएं हैं, लेकिन हमने देखा था कि सारे नाचा में क्या होते हैं, पुरुष ही होते हैं। सारे नाचा का जो आयोजन कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, नाच्या कर रहा है। मतलब नाच्या मतलब सारे पुरुष होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आयोजन हो रहा है इसमें नाच्या के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, अर्थात पुरुषों के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो महिलाओं का जो भूमिका है, महिलाओं का जो अभिनय किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। यानी कि बड़े खड़े साज वाले में भी पुरुष है, यानी कि गढ़वा नाचा वाले में भी पुरुष है, और बैठे साज वाले में भी पुरुष है। लेकिन जो देवार नाचा है, इस देवार नाचा में महिलाओं के द्वारा शुरुआत की गई है कि इस वाले देवार नाचा में महिलाओं का भी इसमें अभिनय का योगदान होगा। एकमात्र यही है जिसमें देवार महिलाएं अभिनय करती हैं, नृत्य करती हैं और लोगों का मनोरंजन भी करती हैं। इसमें डायरेक्ट महिलाएं आ गई हैं। अब देखिए विषय मैंने बताया था, इसका विषय क्या होगा, सामाजिक कुरीतियों पर बात की जाएगी, अटैक किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। इसमें पहले आपको हंसाया भी जाएगा, लोगों के दिमाग को खोला भी जाएगा। अब इसमें विषमताओं की बात की गई, समाज में जो ऊंच नीच की विषमताएं होती है, छुआछूत है ना, छुआछूत हो रहा है, उसके घर का पानी नहीं पीना है, उसके घर का ये नहीं लेना है, तो जो छुआछूत की भावनाएं चल रही हैं इस पे बात की जाती है और प्रहार किया जाता है। आपदाओं से संबंधित लोगों की मदद करने के लिए कैसे लोगों को आगे आना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। आडंबरों का है, सर्पदंश के बाद लोगों को खाली झाड़ फूक दिखता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, इलाज जरूरी है। एंटीवेनम जो होता है सीरम, उसकी भी जरूरत होती है। मतलब स्नैक अगर आपको काट दिया, किसी को भी काट दिया, तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। जो भी वहां पर डॉक्टर सबसे पहले उसका एंटीवेनम सीरम का जो इंजेक्शन लगता है वो जरूरी हो जाता है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सांप को बुलाने के लिए झाड़ फूक करते हैं, जिसने काटा है वही आएगा, तब सांप का विष निकलेगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, व्यक्ति क्या हो जाता है, उसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ये झाड़ फूक अंधविश्वास में जीवन दोबारा नहीं आता है। कई लोगों को मैंने देखा है, समाचार में पढ़ा है, 2-2 3-3 दिन तक उसके शव को रखे रहते हैं कि नहीं वो सांप आएगा और उसको जो जहर है उसको निकालेगा, वो जीवित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसके प्राण चले गए होते हैं। तो अंधविश्वास ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए इलाज के साथ साथ अगर साइड में आप कर रहे हो कुछ ऐसा चलेगा, लेकिन पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं होना है। सबसे पहले आपको स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर जाना है। यही सब चीजों को इनके द्वारा बोलकर, मंचन कर कर, अभिनय कर कर बताया जाता है, ताकि आपका दिमाग खुले, आप बीमारियों के कारणों को जाने और बीमारियों के लिए निदान खोजें। यहाँ पर बताया जाता है, बुराइयों पर प्रहार होता है। चलिए यहाँ पे हबीब तनवीर को आपको याद रखना है। हबीब तनवीर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के। ये भारत ही नहीं, ये इंटरनेशनल रूप से विख्यात हो चुके हैं। हबीब तनवीर को यहाँ पे देखिए, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम आप लोग सुने होंगे, इतिहास में ये रचनाएं हैं मृच्छकटिकम। इसके रचनाकार कौन है, शूद्रक इसके रचयिता है। मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं, और उन जो मृच्छकटिकम की बात हो रही है इसका भी मंचन हबीब तनवीर के द्वारा किया गया है। तो मृच्छकटिकम से लेकर शेक्सपियर के जो नाटक का जो अभिनय है, जो मंचन है, जो उनका जो बॉलीवुड की दुनिया में जो इसका मंचन किया गया है, इसमें इन्होंने नाचा शैली में उसका पूरा का पूरा कार्य किया है। इस नाचा शैली में इसका अभिनय मंचन करने के कारण इनको भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय रूप से, इंटरनेशनल रूप से इनकी ख्याति बढ़ गई है, और इनको पद्मश्री मिला है, इनको पद्म भूषण तक मिला है। काफी इसमें ये मशहूर हुए, और इनको जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो इनको मिल चुका है। जो अवार्ड है उसकी श्रृंखला मैंने इनमें आगे में ऐड की है। जो मैंने अभी जो यहाँ पर मैंने कॉलम में आपको यहाँ पर रखा है, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारे पार्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। सारे पार्ट पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना हुआ, हर परीक्षा में पूछा गया है कि इसके प्रणेता कौन है, इसके प्रणेता कौन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने कहा था छत्तीसगढ़ का हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप हर सेक्शन पे पूरी की पूरी बोल्डनेस के साथ आप पढ़ेंगे और किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं करेंगे। मैंने कहा था अगर
भारतीय पद्धति के भारतीय जो सिलेबस है, आप कुछ पार्ट को स्किप कर सकते हो, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अर्थशास्त्र और भी जो भी आर्ट एंड कल्चर है भारत के, उसमें कुछ चीजों को आप स्किप कर सकते हो, कुछ पार्ट को आप हटा सकते हो, क्योंकि पढ़ने की कला जिसको आ गई है वो कुछ चीजों को छोड़ भी सकता है, बाकी चीजों पे वो अपना अच्छा कमांड रख सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का कि आप इसका 1 इंच भी आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने अब तक जो भी पढ़ाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक तरफ रखा है लोक संस्था का नाम, मैंने एक तरफ के सेक्शन में रखा है लोक संस्था का नाम, मतलब जो भी नाचा पार्टी है, जो भी यहाँ पे मनोरंजन के जो संस्था है उसका नाम है एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ रखा है संस्थापक का नाम, जो इसके प्रणेता है, जिन्होंने इसको शुरुआत की है, जो इनके मुखिया रहे हैं, उसका एक तरफ नाम है। चलिए देखते हैं, पहला है रवेली नाचा पार्टी। रवेली नाचा पार्टी मैंने याद करवा दिया था कि इसके दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी होंगे, मतलब दुलार से रवेली खाए आप, या रवेली खाने का दुलार है आपके अंदर, या रवेली खा के आप मंदरा गए, तो भी आप याद कर सकते हो। आपके पास 3 साधन है याद करने के लिए। याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ के निकल जा रहे हो, आप मैचिंग में इसको नहीं ले पा रहे हो नाम, तो सबसे बड़ी दुर्दशा है, यहाँ पे समझ लो, दुर्भाग्य है कि पढ़ने के बाद आप चीजों को नहीं ले पा रहे हो, आंसर नहीं ले पा रहे हो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पढ़ के निकलने वालों के लिए। लेकिन पढ़कर याद करने वालों के लिए सौभाग्य है कि आप कैसे इन चीजों को याद कर लिए हो, क्योंकि जिसने इसको शुरुआत की है, आप किसी दूसरे में ले लोगे तो उसके साथ भी तो अन्याय कर रहे हो ना। इन्होंने किया है रवेली नाचा पार्टी की शुरुआत, आप किसी और में ले रहे हो, इनकी आत्मा को भी तो दुख में पहुंचेगा कि बताओ बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैंने ये किया है और तुमने वो लिया है, तो यहाँ पर उनको भी सुकून दो। तो यहाँ पर रवेली नाचा पार्टी को आप सीधे सीधे कहा लोगे, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी में लोगे। और रवेली नाचा पार्टी सबसे पहला है, फर्स्ट है, यानी कि सबसे प्राचीन भी हो गया ये, और ये 1927-28 में इसका शुरुआत किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच का क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। मैं यहाँ पर चाहती थी लिख देती, लेकिन मेरा पूरा स्पेस यहाँ पर चला जाता है ना, तो मैंने यहाँ उसका ऐड नहीं किया, लेकिन सारे इस जो भी है सेक्शन, इस सब पे क्वेश्चन आ चुका है। आपको एक भी यहाँ से छोड़ना नहीं है, सबको याद करना है। मैं याद करा रही हूँ ना आपको, देखिए चलिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच की बात हो रही है। 1961 नहीं है, ये 51 है, इसको यहाँ पर 51 करना है, 1951, क्योंकि 1927 है, फिर 1951 है, फिर 1954 इधर आ रहा है, सीरियल वाइज मैंने रख दिया है उसको। तो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच की बात हो रही है। यहाँ पे कौन है? रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख को याद रखना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे सारे जो है ना संस्थापक, इनके आपके व्यक्तित्व को अलग से क्लास लगाऊंगी मैं, अलग से आपको एक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि इनके बारे में अलग से आपको मैं पढ़ा दूंगी। जो भी इनका, जैसे तीजन बाई है, उनके पूरे बचपन से लेकर आज तक क्या इंपॉर्टेंस रही है वो भी पढ़ना। ये दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के कैरेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अलग से व्यक्तित्व के बारे में क्लास हो जाएगी। पर यहाँ पे आपको सीधे सीधे मैचिंग में क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 लाइन तो याद रखना ही होगा। तो रामचंद्र देशमुख, रामचंद्र देशमुख को कैसे याद रखोगे कि देहाती कला मंच से हैं? तो रामचंद्र जी को क्या हुआ था? वनवास हुआ था। कहाँ गए थे वो? देहात में ही तो गए थे, बस यहीं से याद कर लो। रामचंद्र जी देहात में ही तो घूमते थे, बस याद हो गया। इतना ही सोचकर आपको इसका आंसर पूरी तरह से याद हो गया। थिंकिंग पावर बढ़ाना है कि हम चीजों को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं बना है जो आपको रटवा दे, लेकिन इसी में से इसी को आपको आंसर निकालना होगा। देहाती कला मंच की बात हो रही है, तो देहाती को हमने रामचंद्र जी से कैसे याद कर लिया? रामचंद्र जी देहात में घूमते थे, यानी कि रामचंद्र जी देहाती हो गए थे। भाई 14 वर्ष तक कहाँ थे वो? जंगल में थे, वन में थे, देहात में थे। तो इस तरह से ये पूरी तरह से याद हो चुका है कि यहाँ पर हमको जो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच है, जो 1951 में उसकी स्थापना की गई थी रामचंद्र देशमुख के द्वारा, और रामचंद्र जी देहात के थे, इसलिए हमने देहाती कला मंच को याद कर लिया है। अगला आते हैं हिंदुस्तान थिएटर, 1954 याद रखना है, और नया थिएटर 1959, यानी कि 59 वाला है यहाँ पर, इसको याद कर लेना है। तो ये सीधे सीधे किससे संबंधित हो जाता है? हबीब तनवीर से संबंधित है। हबीब तनवीर, जैसे तीजन बाई बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में, वैसे ही हबीब तनवीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने देखो 1983 में पद्मश्री अवार्ड पाया है, 1983 में पद्मश्री अवार्ड पाया है। और सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है? मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे को याद रखना है। सबसे प्रथम भी यहाँ पे क्वेश्चन
आता है। जब अवार्ड का सेक्शन चलेगा तो उसमें सबसे पहले आप इनका नाम देखोगे कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री अवार्ड पाने वाले सबसे पहले कौन व्यक्ति थे। तो सबसे पहले व्यक्ति थे मुकुटधर पांडे। कैसे याद रखोगे इसको, यहाँ पर मुकुट है सिर के ऊपर, मुकुट है सिर के ऊपर, मुकुट के अगर इधर लाइट मारोगे तो दूसरी तरफ छाया आ जाएगा, तो इसको छायावाद के जनक बोला जाता है मुकुटधर पांडे को। बस इतना याद रखना कि मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना जाता है। कला के क्षेत्र में इनको, साहित्य सृजन के क्षेत्र में इनको सबसे पहला अवार्ड मिला था पद्मश्री का। अब यहाँ पर देखो छोटी छोटी लिंक कितने काम की है आप देख रहे हो, बड़े बड़े आपको जिताने वाले काम यहाँ पर। तो इनको 1983 में हबीब तनवीर को पद्मश्री मिला हुआ है और 2002 को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला हुआ है। तो ये हबीब तनवीर को पद्म भूषण, इसमें 2 बार बाबा लगा हुआ है, 2 बार बाबा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि 2002 याद रखना है कि पद्म भूषण मिला हुआ है। इस 2 को यहाँ पर ले आओ तो 2 हो जाएगा, बाबा 2 बार आया मतलब तो 2002 में पद्म भूषण मिला है। और छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो हबीब तनवीर हो जाएंगे। तीजन बाई तो 2003 में पाई हैं, उससे पहले ये 2002 में पद्म भूषण प्राप्त कर चुके हैं। तो पूरे महिला और पुरुष के जो भी यहाँ पे सेक्शन चल रहा है, जो पद्म अवार्ड पाए हुए हैं, उन सब में पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण कौन पाया है सबसे पहले, हबीब तनवीर पाए। पद्म भूषण की बात कर रही हूँ, पद्मश्री में तो मुकुटधर पांडे पाए हैं, लेकिन पद्म भूषण में सबसे पहले कौन पाया है, हबीब तनवीर पाए हैं। और जो तीजन बाई है वो 2003 में पाई है पद्म भूषण। लेकिन अगर पद्म विभूषण की बात की जाती है, विभूषण की बात की जाती है, तो एकमात्र व्यक्ति कौन होगा, तीजन बाई होंगी उसमें, क्योंकि वो अब तक पाने वाली में से एक ही है, अभी तक किसी ने नहीं पाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान थिएटर, क्योंकि ये बॉलीवुड से संबंधित हो गए हैं, इनके पास नाट्य कला मंच का देख रहे हो, नाचा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ख्याति पा चुके हैं। तो ये थिएटर वाले पर्सन हो गए हैं। ये 1954 में हबीब तनवीर को कला के क्षेत्र में मिला है ये सारा चीज, कला के क्षेत्र में हबीब तनवीर को जो फिल्मी दुनिया है, बॉलीवुड की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, उस कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिले हैं। अब देखो यहाँ पे ये नया थिएटर 1959 हो जाएगा। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। हबीब तनवीर असाधारण व्यक्तित्व है यहाँ पर। तो चंदैनी गोंदा आते हैं, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, ये कब है, 1971 में। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी 1971 में, सबको याद रखना है आपको। अब यहाँ पे दाऊद रामचंद्र देशमुख, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी में किसको याद रखना है, रामचंद्र देशमुख। अब यहाँ पे कैसे याद करोगे, यहाँ पर भी देखो रामचंद्र वाला यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, देहाती कला मंच, पृथक याद रखो, रामचंद्र देहाती हैं। और यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है चंदैनी गोंदा को, कि रामचंद्र देशमुख को याद करना है। तो राम जी किस चीज का टीका लगाते थे, चंदन का टीका लगाते थे। जो रामचंद्र का जो मुख है उस पर यहाँ जो टीका लगाते हैं वो चंदन का टीका लगाते हैं। तो इस तरह से आप रामचंद्र देशमुख को चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी से आपको याद रखना है, इस चंदन से आपको याद रखना है। ऐसे में क्या होगा, आपका जरा भी इधर उधर मिस नहीं होने वाला है, आप छोटी सी क्लिक से आप आंसर बना लोगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सोनहा बिहान, सोनहा बिहान देख रहे हैं, सोनहा बिहान मतलब सोना जैसा बिहान की बात हो रही है। सोनहा बिहान को दाऊ महासिंह चंद्राकर, इनके द्वारा शुरू किया गया है, दाऊ महासिंह चंद्राकर। अब सोनहा बिहान क्या है, तो नरेंद्र देव वर्मा, ये एक साहित्य है। उसके बाद उसी का रूपांतरण कर दिया गया है सोनहा बिहान में, सुबह की तलाश, उसका यहाँ पर सोनहा बिहान में छत्तीसगढ़ में रूपांतरण किया गया है, उसका मंचन किया गया है। उसके जो प्रणेता हो जाते हैं महासिंह चंद्राकर हो जाते हैं। दाऊ लगाओ या ना लगाओ, लेकिन महासिंह चंद्राकर याद होना चाहिए। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे सोना जैसा दिख रहा है और यहाँ पर चंदा जैसा दिख रहा है, चंदा, तो चंदा की जो किरणें होती हैं उसको सोना जैसा याद कर लो, सोनहा बिहान जैसा कर लो। सुबह सुबह का जो सूर्य उगने का समय होता है वो सोना जैसा दिखता है और चंद्रमा भी रहता है, तो उस तरह से इसको याद कर सकते हो, चंद्राकर से सोनहा बिहान, सोना जैसा बिहान होता है ना, उस समय सूर्य की किरणें एकदम हल्की हल्की येलो येलो रहती हैं, ऑरेंज ऑरेंज रहती हैं, तो सोनहा बिहान होते रहता है और साथ में चंद्रमा भी रहता है। इस तरह से इसको याद कर लेना। अब आता है चिन्हारी नाचा पार्टी।
छत्तीसगढ़ की चिन्हारी ममता चंद्राकर, एक लाइन में याद रखो, छत्तीसगढ़ की चिन्हारी ममता चंद्राकर। यहाँ पर ममता चंद्राकर को आपको याद रखना है। ये कहीं की कुलपति भी बनी थी, देखिएगा कहाँ की कुलपति बनी थी, याद करिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में, नाम बताओ। कला के क्षेत्र का विश्व, फिर से बोलो। इंदिरा कला, हाँ, ये पूरा नाम आना चाहिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की ये कुलपति वहां पर इनको बनाया गया था। तो ये ममता चंद्राकर कला के क्षेत्र में है, और जो खैरागढ़ का विश्वविद्यालय संगीत वाला, वो कला से संबंधित ही विश्वविद्यालय है। नृत्य, गायन, वादन ये सबसे संबंधित होता है। तो ये कला के क्षेत्र में होने के कारण उनको यहाँ पर कुलपति बनाया गया था। तो चिन्हारी, तो छत्तीसगढ़ की चिन्हारी कौन हो गई? ममता चंद्राकर। तो नाम को चिन्हारी से आपको याद कर लेना है। मटेवा, मटेवा नाचा पार्टी को यहाँ पे याद करना है। नाइक दास और झुमुक दास, नाम अच्छा लग रहा है याद करने में। सिंगनी नाचा पार्टी, सिंगनी नाचा पार्टी है ठाकुर राम। ठाकुर जो सरने वाले होते हैं ना, सिंह तो ज्यादा लिखते हैं ना, देखे हो ना, तो बस उसी से याद कर लेना, सिंह ज्यादा लिखते हैं ठाकुर में, तो वही है सिंगनी नाचा पार्टी से ठाकुर राम को याद रख लेना। याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे। कैसे याद किए हो किसी को मत बताना कि मैंने कैसे याद किया है, पर मैंने याद कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आते हैं अवंतिका। अवंतिका है मिर्जा मसूद, नाम है अवंतिका और इधर है मिर्जा मसूद, बिल्कुल अलग नाम दिख रहा है, इसको आपको अब अलग से याद कर लेना है। रंग छत्तीसा, पूनम विराट तिवारी। छत्तीसगढ़ का रंग कैसा है? एकदम विराट है। छत्तीसगढ़ का जो रंग है, कल्चर है, छोटा मोटा कल्चर है, बहुत विराट कल्चर है। देख रहे हो कितने सारी चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, सारे पे छत्तीसगढ़ का कल्चर पार्ट बना हुआ है। तो यह एक विराट कॉन्सेप्ट है छत्तीसगढ़ का, ये वाला रंग। तो रंग छत्तीसा किसका हो जाएगा? पूनम विराट तिवारी के द्वारा शुरू किया गया है। रायपुर लोक कला मंच, रायपुर लोक कला मंच का इसका शुरू कौन किया है? PR उरांव। ये भी एकदम डिफरेंस नाम मिल रहा है, PR उरांव। तो यहाँ पे सीधे सीधे रायपुर लोक कला मंच से आपको याद कर लेना। एक बार यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक बार यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, जिसको आप इस तरह से याद कर लोगे। तो ये सारे सेक्शन आपको बहुत तगड़े से याद करके रखना है आपको। तो ये सारे जो नाचा के जो थे, जो यहाँ पर पार्टियां जो हुई थी, सब नाचा से उद्गम हुआ है सबका। देख रहे हो, नाचा पार्टी के अंतर्गत हमने सारे नाचा पार्टी को देखा है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में सब तरफ विख्यात है। कहीं कहीं पे इसका असर कम हो रहा है, क्योंकि जान रहे हो अभी के समय में मोबाइल हावी हो चुका है सब में, तो लोग अपने अपने मोबाइल को लेकर एक कोने में पड़े रहते हैं, जो ये गांव तक भी पहुंच गया है सारे तरफ। तो असर तो दिख रहा है। तो इस जो लोक कला मंच है, इस पर भी थोड़ा सा प्रभाव दिखता है, लेकिन आज भी उतना ही प्रचलन है। ये जगह पर जहाँ पे आयोजन होता है, लोग उतने ही दिल से जाकर वहां पर बैठते हैं और रातों रात भर इसका पूरा प्रोग्राम देखते हैं। मनोरंजन के लिए आदमी मोबाइल छोड़कर भी चला जाएगा। जिस दिन पिक्चर देखने जाना है ना, मोबाइल को डिक्की में डाल देना, नहीं देखना है 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल देखना, अपने आप आनंद मिलेगा, अपने आप उस चीजों को तुम समझ जाओगे। जिस समय तुम्हारे मनोरंजन का क्षण रहे, मोबाइल को छोड़ देना, किसी का भी मोबाइल में फोन आए छोड़ देना, एक किनारे कर देना। इस समय मेरा परम समय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है। इस समय मोबाइल मेरे लिए किसी काम का नहीं है। आपका स्वस्थ रहना ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर आप एक स्वस्थ वातावरण में हो, एक दिन फील्ड में जाना, उस समय मोबाइल छोड़ के जाना, तो टेंशन सारी खत्म रहेगी उस समय। तो ये मोबाइल काफी असर कर चुका है, लेकिन मोबाइल भी सहायक है, ऐसा नहीं है कि उसको खराब समझा जाएगा। मोबाइल तो आज सहायक हो चुके, बैंकिंग पद्धति इसी से सब चल रही है, सारी पढ़ाइयाँ भी आपको इसी के माध्यम से मिल रही है। तो इसको सकारात्मक यूज करना है, ठीक है, सकारात्मक पहल के रूप में इसका सम्मान करना है। और जो मनोरंजन के साधन है, आप उसको एकदम दिल से आप उसमें जाओ और उसका मनोरंजन के तौर पे अपने हृदय को स्वस्थ करो। और ये स्वस्थ वातावरण का ही काम हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब